नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरबी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के भौतिक प्रदेश कर चुके हैं। राजस्थान की जो ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थल है उनकी राजस्थान में वर्तमान में स्थिति अपन देख चुके हैं, और राजस्थान की जलवायु अपन देख सकते हैं, जलवायु देख चुके हैं, और जलवायु का वर्गीकरण भी अपने ने देख लिया है। एक बार अपन वर्गीकरण को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में अपन आज आगे बढ़ेंगे। तो राजस्थान की जो जलवायु है उसको दो तरह से अपन ने वर्गीकरण देखा था। एक तो सामान्य और दूसरा देखा था व्यक्तिगत। इसमें अपन ने देखा था कि राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, और आधार क्या थी, वर्षा। अगर एक और ऑप्शन में हो तो दूसरा अपने को क्या लेना है, तापमान। वर्षा और तापमान के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया था, 5 भागों में। वो कौन कौन से थे, तो शुष्क, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। इस प्रकार राजस्थान को अपन ने कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में। शुष्क में अपन ने देखे थे 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अर्धशुष्क में 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उपार्द्र में 40 से 60 सेंटीमीटर, आर्द्र में 60 से 80 सेंटीमीटर, और अति आर्द्र में 80 से 120 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। फिर अपन ने देखा था व्यक्तिगत में 3 लोगों का देखा था, कोपेन, त्रिवार्था और थानतवेट। इसका आधार देखें तो इसका प्रमुख आधार था वनस्पति, वर्षा और तापमान। इसके आधार की बात करें तो इसकी वर्षा, और इसका वर्षा, वाष्पीकरण और तापमान। इससे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद में फिर इन सब ने कितने कितने भागों में, तो 4 भागों में राजस्थान को डिवाइड किया था। इसमें इन्होंने जो बांटा था BWHW, BSHW, CWG और AW। इस प्रकार इन्होंने कितने भागों में बांटा था, 4 भागों। त्रिवार्था ने जो बांटा था BWH, BSH, CAW और AW। इन्होंने जो 4 भागों में बांटा था थानतवेट ने EAD, DBW, DAW और CAW। इस प्रकार अपन ने पिछली क्लास में राजस्थान की जो जलवायु का वर्गीकरण था व्यक्तिगत और सामान्य, उस पर विस्तार से चर्चा की थी। फिर उन्होंने देखा था कि यहाँ पे कौन सी समानातुल्य वनस्पति पाई जाती है, ये सर्वाधिक उपजाऊ है, यहाँ पे स्टेपी तुल्य और यहाँ पे मृदुबिद वनस्पति पाई जाती है। इन सब पे अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली थी, और आई होप आप साथ के साथ खुद भी याद कर रहे होंगे। आज अपन जो देखेंगे, जो जलवायु है उसका ऋतु वर्गीकरण। तो अपन आज देखेंगे जलवायु का वर्गीकरण किसके अनुसार, तो ऋतु के अनुसार। ऋतु के आधार पर। तो अपन जो राजस्थान को ऋतुओं के आधार पे अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु
और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु अपने मार्च से जून तक। वर्षा ऋतु जून से लेके, एक तरह से मानो जून तक गर्मी है तो जुलाई से अपने सितंबर तक। और जो शरद ऋतु है वो है अक्टूबर और नवंबर में। उसके बाद शीत ऋतु की अपन बात करते हैं तो दिसंबर से अपने फरवरी तक। इस प्रकार राजस्थान की जो जलवायु है ऋतु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक, शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर और शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक। अगर अपन इसकी प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं तो मार्च के अंदर गर्मी में अपने खुद से आइडिया लगा सकते हो कि एक तो अपने क्या चलती है? लू। दूसरे अपने आती है आंधी, तो आंधियां। तीसरा अपने है बबूले। ये ग्रीष्म ऋतु की क्या है? प्रमुख घटनाएं। वर्षा ऋतु का अपने एक मुख्य घटना है मानसून। ठीक है, वर्षा ऋतु की जो प्रमुख घटना वो क्या है? मानसून। वैसे अपने पिछली क्लासों में मानसून के ऊपर चर्चा की है, लेकिन वो किसके अंदर आती है? वर्षा ऋतु में। उसके बाद में अगर अपन शरद ऋतु की बात करें तो यहां पे मानसून के प्रत्यावर्तन और कार्तिक मीट, ये 2 प्रमुख घटनाएं। उसके बाद में अगर अपन शीत ऋतु की बात करें तो शीतलहर और माउट। ये प्रत्येक ऋतु में होने वाली प्रमुख घटनाएं जिन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून के मध्य और लू, आंधियां, बबूले ऐसी प्रमुख घटनाएं इसमें होती है। उसके बाद में वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर और मानसून का जो आगमन है वो क्या है? मानसून का आगमन, प्रस्फोट और जो विच्छेद है वो इसकी प्रमुख घटना है। उसके बाद में शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर, मानसून प्रत्यावर्तन और कार्तिक हीट। उसके बाद में शीत ऋतु दिसंबर फरवरी और शीतलहर और माउट इसकी क्या है? प्रमुख घटनाएं। अब अपन एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब एक करके अपन ऋतुओं को पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी जो प्रमुख घटनाएं थी अपन ने देखी थी, लू, आंधी, और बबूले। इसकी 3 प्रमुख घटनाएं देखी थी। लू जो है तापमान, उसका क्या होता है? क्षैतिज संचरण, क्षैतिज संचरण, क्षैतिज या अभिवहनीय। संचरण। अब देखो, क्षैतिज या अभिवहनीय संचरण तापमान का क्या कहलाता है? लू कहलाता है। अब जैसे ये धरातल है और यहां से अगर टेम्परेचर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अर्थात क्षैतिज भूमि के सारे संचरण करने लगे, अगर तापमान ट्रांसफर होने लगे तो उससे क्या होता है? तापमान बढ़ता है और उस जो तापमान को जो संचरण होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? लू।
क्षैतिज संचरण का मतलब समझ में आ गया। ये क्या है अपने धरातल, और धरातल के सारे जो तापमान का संचरण होता है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, क्षैतिज संचरण। अर्थात तापमान का क्षैतिज या अभिवहनीय संचरण क्या कहलाती है, लू। अगर लू का प्रभाव अपन देखते हैं तो सर्वाधिक प्रभाव जो है बाड़मेर में है, ठीक है। और लू का जो मुख्य प्रभाव तापमान पे, तो ये क्या है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान को क्या करती है, बढ़ाती है, तापमान को क्या करती है, इंक्रीज करती है। वही अगर अपन आंधी की बात करते हैं तो तापमान या हवा, अब हवा तापमान के साथ ही तो करेगी, तो यहां भी तुम हवा देख सकते हो, तापमान या हवा का क्षैतिज संचरण। गर्म हवा होगी, गर्म हवा अगर क्षैतिज भूमि के सारे चलेगी तो तापमान भी ट्रांसफर होगा, उसी को क्या बोलते हैं अपन, लू बोल देते हैं। लेकिन तापमान या हवा का क्या हो, संचरण, इसको अपन क्या बोलते हैं, या सैवनीय संचरण, या फिर सैवनीय संचरण, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, आंधी, ठीक है। अगर अपन देखें ये धरातल है, और धरातल में क्या होती है, यहाँ पे कोई भी चीज है, हवा है, नमी है, आर्द्रता है, मिट्टी के कण है, टेम्परेचर जो भी है, इसका संचरण तापमान का किस दिशा में होने लग जाता है, ऊपर की ओर। और ऊपर कौन सी, नीचे वाली हवा गर्म होकर ऊपर जाएगी, तो ऊपर जो ठंडी हवा होती है वो कहाँ जाती है, नीचे की ओर। ये जो इसका सर्वाधिक जो प्रभाव होता है आंधी का, वो होता है श्री गंगानगर में, वहां पे लगभग 27 दिन क्या चलती है, आंधियां चलती है। और इसका जो प्रमुख ग्रीष्म ऋतु में जो प्रभाव है वो क्या है, तापमान को डिक्रीज करने में, कम करने में काम आती है। तापमान या हवा का क्षैतिज संचरण जो क्या कर देता है, तापमान को बढ़ा देती है, ऐसी घटना को अपन क्या कह देते हैं, लू। और सर्वाधिक बाड़मेर में तापमान या हवा का ऊर्ध्वाधर या सैवनीय संचरण जो तापमान को क्या करता है, कम कैसे करेगा, क्योंकि धरातल क्या होती है गर्मी में गर्म, जब गर्म धरातल के संपर्क में आकर हवा गर्म होती है और गर्म होकर वापस किधर जाती है, ऊपर की ओर, तो ऊपर जो ठंडी हवा होती है तो वो ठंडी हवा वापस नीचे आती है, इससे तापमान में क्या आती है, कमी होती है। लेकिन हवा गर्म है, सोचो यहाँ पे हवा गर्म है, यहाँ पे हवा ठंडी है, तो यहाँ की गर्म हवा इधर आएगी, तो यहाँ की जो ठंडी हवा है उसको भी क्या कर देती है, गर्म, वो क्या कहलाएगी, लू। लू सर्वाधिक बाड़मेर, और जो आंधी है सर्वाधिक कहाँ पे, श्रीगंगानगर में। अगर न्यूनतम इसका अपन प्रभाव देखते हैं, एग्जाम में फैक्ट पूछ लेते हैं बहुत सी बार, सर्वाधिक तो कहाँ पे, बाड़मेर और गंगानगर में है ना, यहां लिख देता हूं मैं सर्वाधिक, ठीक है। अगर आंधी का अपन न्यूनतम प्रभाव देखें तो वो है झालावाड़ व अजमेर जिले में, दोनों में ओनली कितने कितने दिन मानते हैं, औसत दिन 3 दिन। अब अपने पास जो ग्रीष्मकालीन घटना है वो है, उसको मैं इससे ले लेता हूं ताकि दिक्कत नहीं आए, बबूला। अपन गांव में देखते हो एक्चुअली हर एक क्षेत्र में घटती है ये घटना, है ना। अपन किसी भी क्षेत्र में बैठे रहते हैं, अचानक गर्मी में एक छोटा सा बवंडर बनता है और हवा ऐसे ऐसे घूम के वस्तुओं को ऊपर की ओर उड़ाने लगती है, उसी को अपन क्या नाम देते हैं, बबूला। अब ये जो आती है, जैसे कोई एरिया है, कोई क्षेत्रफल है, ठीक है, मान लो ये पर्टिकुलर कोई एक एरिया है, बबूला जो बनता है उसका जैसे ये पर्टिकुलर एरिया है। अब इस एरिया में क्या है, हाई तो है टेम्परेचर और लो है क्या है, एयर प्रेशर। भाई इस सेंटर में तो क्या है, उच्च तापमान और निम्न वायुदाब, और इसके जो बाहर वाला क्षेत्र है उसमें इसके क्या है, विपरीत, अर्थात लो टेम्परेचर और हाई एयर प्रेशर। तो यहां पे क्या होती है कि ये जो दोनों घटना है, तो आपको पता होगा हवाएं हैं जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो ऐसे में जो घटना वो होती है, बवंडर जो उत्पन्न होता है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, बबूला बोल देते हैं। गांव में बच्चों को डराते भी है ना। जैसे
किसी क्षेत्र के केंद्र में क्या हो, उच्च तापमान व निम्न क्या हो, वायु दाब। तथा इसके परिधि क्षेत्र में अर्थात इसके चारों ओर विपरीत परिस्थितियां हो। से उत्पन्न बवंडर क्या कहलाता है, बबूला। और इसका जो सर्वाधिक प्रभाव है वो कौन से जिले में है, बीकानेर में। आई होप आपको ये तीनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ग्रीष्म ऋतु में तीन मुख्य घटनाएं होती है, एक होती है लू, दूसरी होती है आंधी, तीसरी होती है बबूला। लू है तापमान या हवा का कैसा संचरण है, क्षैतिज या अभिवहनीय संचरण, ठीक है। और इसका सर्वाधिक कौन से जिले में, बाड़मेर में। और ये प्रमुख प्रभाव क्या होता है, तो उस समय तापमान को क्या करती है, बढ़ाती है। अगर अपन आंधी को देखते हैं तो तापमान या हवा का ऊर्ध्वाधर या संवहनीय संचरण, ऊर्ध्वाधर या संवहनीय संचरण, ठीक है। वो क्या करती है कि हवा किस, इसमें डायरेक्शन, हवा की डायरेक्शन कैसी होती है, इस डायरेक्शन में। इसमें हवा की डायरेक्शन कैसी होती है, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ठीक है। और हवा हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है, तो यहाँ पे अपन जो उसमें बबूला, तो ये जो होती है गर्म हवा ऊपर होके उठती है और ऊपर वाली ठंडी हवा नीचे आती है, तो ये तापमान को क्या करती है, कम। और गर्म हवा एक गर्म सेक्टर से ठंडे सेक्टर की ओर प्रवाहित होती है, तो वहां की ठंडे सेक्टर को भी क्या कर देती है, गर्म, इसलिए क्या हो जाती है, वहां पे तापमान को बढ़ा देती है। अर्थात तापमान बढ़ाने वाली घटना लू, तापमान कम करने वाली घटना आंधी। और जो कोई क्षेत्र है उसमें ऐसा क्षेत्र जिसमें क्या है कि निम्न वायु दाब है, बीच में तो निम्न वायु दाब है और हाई टेम्परेचर है। वही अगर अपन देखें उसके जो परिधि वाला क्षेत्र है, उसके चारों ओर वाला जो क्षेत्र, उसमें क्या होता है कि लो टेम्परेचर और हाई एयर प्रेशर, अर्थात निम्न तापमान और उच्च वायु दाब होता है। तो वहां पे एक जो बवंडर सा उत्पन्न हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, बबूला। और ये जो सर्वाधिक है वो कौन से जिले में है, बीकानेर में। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ग्रीष्म ऋतु में दो चीजें होती है, एक तो होता है तापमान, और एक शब्द आता है तापांतर। पहले अपन तापमान देख लेते, तो सर्वाधिक इसको मैं अच्छे से लोकेट कर देता हूं। देखो अगर सर्वाधिक तापमान वाला अपन जिला देखते हैं तो वो जिला आता है चूरू, और स्थान देखते हैं तो फलोदी। अतः सर्वाधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है, फलोदी, और जिला चूरू। न्यूनतम तापमान वाला जिला कौन सा है, सिरोही, और स्थान कौन सा है, माउंट आबू। देखो चूरू है, बिल्कुल रेतीला क्षेत्र है, और अपन जब जलवायु की विशेषताएं पढ़ रहे थे, प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे, तब मैंने बात की थी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मिट्टी के कण मोटे होते हैं और धरातल की जो ऊंचाई है वो कम होती है, वहाँ पे एक तो तापमान ज्यादा होता है, मोटे कण क्या होते हैं, जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक क्या है,
तापमान, और यही स्थान कौन सा आ गया, फलोदी। अब जो सिरोही न्यूनतम तापमान ग्रीष्म ऋतु में कहाँ पे होता है, सिरोही में। सिरोही क्यों, क्योंकि धरातल से राजस्थान का सबसे ऊंचा जिला कौन सा है, सिरोही, इसलिए वहां पे क्या होता है, न्यूनतम तापमान। और सिरोही का भी सर्वोच्च स्थान कौन सा है, माउंट आबू। तो न्यूनतम तापमान का स्थान पूछे तो माउंट आबू, जिला पूछे तो सिरोही। तापमान का सर्वाधिक तापमान का स्थान पूछे तो फलोदी, और जिला पूछे तो चूरू। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक आता है तापांतर। क्या आता है, तापांतर, अर्थात दिन व रात के तापमान में अंतर। तो इसको बोलते हैं दैनिक तापांतर। और यही अगर अपन इस चीज का वार्षिक औसत निकाल ले तो उसको अपन बोल देंगे वार्षिक तापांतर। तो अगर अपन दैनिक तापांतर बोलते हैं तो तापमान में जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं, तापमान में अंतर क्या कहलाता है, तापांतर। अर्थात अगर अपन दैनिक तापमान की बात करें, दैनिक तापांतर की बात करें तो दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहां का होता है, चूरू का, क्योंकि वहां की जो भूमि है जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। और वार्षिक तापांतर की बात करते हैं वो कहां का है, सर्वाधिक है ना, जैसलमेर। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। दिन और रात के तापमान के अंतर को क्या बोल देते हैं, तापांतर। यदि एक दिन का एवरेज लेके चले तो उसको क्या बोलते हैं, दैनिक तापांतर। यदि साल का एवरेज लेके चले तो उसको क्या बोल देते हैं, वार्षिक तापांतर। दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहां का देखने को मिलता है, दिन और रात का, चूरू का। अगर वार्षिक तापांतर, वार्षिक औसत देखे दैनिक तापांतर का, तो वो कहां पे देखने को मिलता है, जैसलमेर। एक बार इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपने पास कुछ चीजें हैं तापमान से रिलेटेड, उसको अपन क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। 4 डेट है, एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी है। देखो, अपन ने जब स्टार्ट में क्लास देखी थी तो अपन ने ग्लोब पे समझा था। ये अपनी क्या थी, 0 डिग्री, ठीक है। ये अपनी क्या थी, 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। और अपनी नीचे क्या थी, 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। ये चीज अपन ने पहले देखा था। इसको अपन भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसको अपन कर्क रेखा बोलते हैं, और इसको अपन मकर रेखा बोलते हैं। देखो, सूर्य जब यहां पे होता है तो उसको नाम देते हैं, सूर्य जब विषुवत रेखा पे जो लंबवत होता है उसको नाम देते हैं विषुव। क्या नाम देते हैं, क्योंकि किस पे लंबवत है, विषुवत रेखा पे। जब ये स्थिति साल में कितनी बार बनती है, 2 बार। जब ऐसी सिचुएशन बनती है कि सूर्य विषुवत रेखा पे 2 बार क्या होता है, बिल्कुल लंबवत होता है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन उत्तरायण में होता है तब कहाँ जाती है, कर्क रेखा पर। अब सूर्य क्या हो जाता है, कर्क रेखा पे लंबवत होता है। जब सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत होता है तो सीधी सी बात है, बड़ा दिन होगा, ज्यादा भाई ज्यादा चमकेगा ना। इधर यहां से इधर और इधर का अगर अपने एवरेज लगाएं तो कहां पे होगा, अपने जो राजस्थान 21 जून
ठीक है। उसके बाद में अगर अपन ये यहाँ पे आते हैं, सूर्य वहां से आएगा, पहले यहाँ है, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर वापस इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता, वापस कहाँ आता है, नीचे ट्रेवल करके, फिर वापस यहाँ से कहाँ जाता है, नीचे, फिर ये गति वापस कहाँ आती है, सूर्य जो है इन पृथ्वी के जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा इनके बीच में क्या करता है, घूमता रहता है और अपनी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, उनकी जो सूर्य की स्थिति उसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। जब सूर्य ग्रीष्म ऋतु में मार्च के महीने में विषुवत रेखा पे लंबवत होता है तो इस स्थिति में संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। जब विषुवत रेखा पर क्या होता है, लंबवत होता है, तो इस स्थिति में क्या होते हैं, दिन व रात संपूर्ण पृथ्वी पे बराबर होते हैं और इस स्थिति को क्या बोलते हैं, विषुव। तो जब मार्च में होता है तो इसको बोलते हैं बसंत विषुव, और फर्स्ट टाइम तो कब होता है, मार्च में, तो इसको बोल देते हैं बसंत विषुव। और विषुव है तो क्या होगा, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात क्या होंगी, बराबर, दिन व रात क्या होंगी, बराबर। चलो, जब सूर्य यहां से कहां जाएगा, उत्तरायण में, उत्तरी गोलार्ध में जब जाता है तो वो जब कर्क रेखा पर लंबवत पूछता है वो होता है 21 जून। क्या होता है, और 21 जून उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और दिन बड़ा है तो छोटी रात। ठीक है। जब सूर्य 21 जून पर कर्क रेखा पर लंबवत होता है, सीधा चमकता है, तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। फिर वहां से सूर्य ट्रेवल करता है अपने दक्षिणायन में, दक्षिणी वापस नीचे आता है, तो वापस नीचे जाने से पहले कहाँ आना पड़ता है, इसको यहाँ पे, यहाँ जब आता है तो उसको बोलते हैं शरद विषुव, क्योंकि उस समय कौन सी ऋतु चल रही होती है, शरद ऋतु, और इसको बोलते हैं शरद विषुव। और इस दिन भी क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी पर अगर विषुव है तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर। उसके बाद में 23 सितंबर के बाद सूर्य किस में प्रवेश करता है, दक्षिणायन में, और दक्षिणायन में प्रवेश करके जब मकर रेखा पर आता है तो उस जो स्थिति आता है, वो दिन आता है, वो आता है 22 दिसंबर को। ठीक है। उस दिन अब अपन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात और सबसे छोटी दिन, तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ी रात व सबसे छोटा दिन। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। पहला और दूसरा, उसके बाद में जो खुले हैं वो ये हो गया उत्तरायण वाला, ये हो गया दक्षिणायन वाला। जब सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, विषुव पे, अर्थात विषुवत रेखा पे लंबवत होता है। जब मार्च के महीने में होता है तो उसको बसंत विषुव बोल देते हैं, और जब सितंबर के महीने में होता है 23 सितंबर को, तो उसको क्या बोलते हैं अपने, शरद विषुव। और इस दिन संपूर्ण पृथ्वी पे दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 21 जून की, 21 जून को उत्तरायण में होता है, और उत्तरायण में होने के कारण उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। वहीं अगर अपन बात करते हैं 22 दिसंबर को, तो ये दक्षिणायन में होता है, और उस दिन उत्तरी गोलार्ध में अगर दक्षिणायन यहाँ पे है तो सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन। अब देखो, दिन बड़ा है तो सबसे बड़ा बात तो होगा, ये होगा गर्म दिन। उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म दिन कौन सा माना जाता है,
21 जून को। और ये क्या होता है? सबसे ठंडा दिन उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन पढ़ेंगे वर्षा ऋतु। क्या पढ़ेंगे? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी प्रमुख घटना थी अपने मानसून। कौन सी थी? और राजस्थान का शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें मानसून से क्वेश्चन ना आए हो। लगभग हर एग्जाम में मानसून से क्वेश्चन आता है, इसलिए ये टॉपिक वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मानसून जो शब्द है, अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है। किससे? मौसिम शब्द से बना है। ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? तो अल मसूदी ने। खोज किसने की थी मानसून शब्द की? अल मसूदी ने। इसका अर्थ होता है, अगर अपन अर्थ समझे तो हवा या पवनों की दिशा में परिवर्तन। अर्थात पवनों की दिशा कैसे होती है? जल से स्थल की ओर। अर्थात जब जलीय भूभाग से पवन की दिशा स्थल भूभाग की ओर चलने लग जाती है तो उसको अपन क्या किसकी संज्ञा दे देते हैं? मानसून की। और देखो हवा का जो सिस्टम है ना वो चलती है उच्च वायुदाब से निम्न। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या करती है? गति करती है। अर्थात हवा जो है उच्च वायुदाब से, की पॉइंट जो है इसका है हाई एयर प्रेशर से कौन से एयर प्रेशर की ओर? लो एयर प्रेशर की ओर। उच्च वायुदाब से किस डायरेक्शन में चल रही है? निम्न वायुदाब की ओर। और देखो वायुदाब और तापमान के मध्य जो संबंध है ये भी समझ लो एग्जाम की। वायुदाब हमेशा तापमान का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात यदि वायुदाब, यहां समझ लो, यदि टेम्परेचर क्या होगा? हाई, तो एयर प्रेशर क्या होगा? लो। यदि टेम्परेचर क्या होगा? लो, तो एयर प्रेशर क्या होगा? हाई। अतः अपन इससे समझ सकते हैं कि हवाएं जो है किधर चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब से निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर चलती है। अर्थात ब्लैक पेन से लिखूं इसको ना, ताकि इसका ये जो कंसेप्ट है समझ में आ जाए आपके।
देखो, मानसून अरबी भाषा का शब्द है, कौन सा? मौसम, जिसकी खोज किसने की थी? अल मसूदी ने। अगर उसका अर्थ देखें तो हवा या पवनों की दिशा में क्या होता है? परिवर्तन। वो क्यों? जल से स्थल की ओर। अब वो परिवर्तन क्यों होता है? हमेशा पहले तो इसके लिए कंसेप्ट समझ लो कि हवा किस दिशा में गति करती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। और जो दाब, वायुदाब है, वो किस पे निर्भर करता है? तापमान पे। अर्थात वायुदाब और तापमान में कैसा संबंध है? व्युत्क्रम, अर्थात एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर तापमान हाई है तो वायुदाब निम्न है, तापमान निम्न है तो वायुदाब हाई है, ये संबंध है। इसलिए हवा या पवनें निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर क्या करती है? प्रवाहित होती है या गति करती है। एक बार इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे तापमान क्या है, यहाँ पे एयर प्रेशर हाई है और यहाँ पे एयर प्रेशर लो है, तो पवन की गति किधर होगी? इधर। यही समझ लो कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? लो है, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? हाई है, तो इसकी भी गति किधर होगी? इधर। ये चीजें आप अच्छे से समझ लो। एग्जाम में कथन निष्कर्ष में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप अब क्या पढ़ेंगे अपन? मानसून। मानसून, जो भारतीय मानसून है उसको क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्या कहा जाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और ये मानसून अपन भारत का अगर मैप देखें, इस प्रकार से भारत का अगर अपन नीचे वाला तटीय कोस्टल एरिया देखें तो कोस्टल एरिया में इस साइड है भारत का अरब सागर और इस साइड है बंगाल की खाड़ी। जो मानसून राजस्थान इंडिया में इधर से एंटर करता है इस वाले एरिया में, उसको तो अपन बोलते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून। और जो मानसून इधर अरब सागर से आता है और यहां से जो मानसून एंटर करता है उसको अपन देते हैं अरब सागर मानसून। इस प्रकार राजस्थान दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, भारतीय मानसून, उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो इसको अपन एक बार समझते जाना साथ के साथ, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में, छोटे से लेके बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक तो है अपना और दूसरा है अर्थात अरब सागर से आने वाला मानसून और बंगाली खाड़ी से एंटर होने वाला मानसून। अब देखो भारत है, इस प्रकार से अपना भारत है। अब यहां पे क्या है? राजस्थान आ गया था, ये अरावली, फिर ये सतपुड़ा, सॉरी विंध्याचल, ये सतपुड़ा और ये पश्चिमी घाट। अब देखो अरब सागर जो मानसून है उसकी एक शाखा तो आके टकराती है पश्चिमी घाट से, दूसरी शाखा जो आती है वो इन घाटियों में प्रवेश करके यहाँ नागपुर के एरिया में इनमें बारिश करती है। तीसरी जो शाखा आती है अपने, वो यहाँ से अरावली के समानांतर होने के कारण आगे निकल जाती है। इसलिए अरब सागर का जो मानसून है वो 3 अलग अलग जगह बरसात करता है। इसके लिए अरब सागरीय मानसून को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में।
आप नो टेंशन रहो, इसको इतने अच्छे से समझाएंगे कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। बस आप कॉन्सेंट्रेट करके देखते रहो, ध्यानपूर्वक देखते रहो, इसको अपना ध्यान कहीं पे भटकाओ मत। तो अरब सागरीय जो मानसून है उसको कितने भागों में बांट दिया अपन ने? 3 भागों में। पहला पश्चिमी घाट शाखा, जो क्या होती है, पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा के वहीं पे क्या करती है, बहुत तेज बारिश। दूसरा जो विंध्याचल और सतपुड़ा घाटी के अंदर प्रवेश करके कहां तक जाती है, नागपुर, तो इसको अपन ने दे दिया नागपुर शाखा। और तीसरा जो अरावली पर्वतमाला समानांतर होने के कारण अपन पढ़ते आ रहे हैं ना, अरावली पर्वतमाला का नकारात्मक प्रभाव क्या है, तो नकारात्मक प्रभाव वही है कि अरावली पर्वतमाला अरब सागर मानसून की शाखा के क्या है, समानांतर है, इसलिए मानसून बिना राजस्थान में बरसात किए कहां चले जाता है, हिमाचल के लिए, और वो बरसात कहां करता है, हिमाचल क्षेत्र में। तो इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, हिमाचल शाखा। इस प्रकार अरब सागरीय जो मानसून है इसको कितने भागों में बांट दिया अपन ने, 3 भागों में, पश्चिमी घाट शाखा, नागपुर शाखा और हिमाचल शाखा। अब जो है अगर अपन भारत का पूर्वी एरिया देखें इस प्रकार से, तो जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, और यहां पे म्यांमार में एक पर्वत है अराकन योमा, कौन सा है, अराकन योमा। अब बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून आता है वो यहां से आता है और इस पर्वत से टकराने के बाद उसकी दिशा क्या हो जाती है, चेंज, और वो इस गति में बहने लगता है। जिस वो इस डायरेक्शन में अपनी गति करता है, तो कुछ शाखाएं जो यहाँ पे अपने मेघालय मिजोरम में पहाड़ियां हैं, कीपाकार पहाड़ियां, उनमें फंस जाती है और यहीं पे क्या करती रहती है, वो बरसात करती रहती है। उनको तो अपन बोल देते हैं पूर्वी हिमालय शाखा या पूर्वी हिमालय शाखा, है ना। लेकिन जो यहाँ से आती है ये जो शाखा है, ये उत्तर के विशाल मैदान में बरसात करते करते अपने राजस्थान तक में आती है। तो राजस्थान में ये जो क्षेत्र आती है अरावली, वो इसके क्या पैदा करती है, अवरोध, और ये इससे टकराने के बाद राजस्थान में क्या करती है, बरसात करती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये चीज़ तभी समझ में आएगी जब आपको इंडिया का मैप पता होगा। अगर मैप, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी में मैप बहुत ज़रूरी है। अगर मैप आपको नहीं है याद तो एक बार आप और फिर से मैप को याद कर लो, क्योंकि नाम किससे पड़े हैं, पश्चिमी घाट पर्वत है, नागपुर स्थान है, हिमाचल, जहाँ पे जाके वो शाखा बरसात कर रही है उसके नाम पे से। और ये जो पूर्वी हिमाचल में, पूर्वी हिमालय में बरसात करती है, एक तो पूरी हिमालय शाखा, और ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। जो बंगाल की खाड़ी की उत्तर विशाल मैदान वाली शाखा है वो कहाँ बरसात करती है, विशाल मैदान, इसलिए इसको क्या बोला गया है, उत्तर का विशाल मैदान। इस प्रकार जो बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। और 2 भाग कौन कौन से हैं, पहला तो है पूर्वी हिमालय शाखा, और दूसरा जो है उत्तर का विशाल मैदान शाखा। देखो अब इंडिया का मैप छोटा बना के मैं आपको एक बार इसमें और एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर अपन इंडिया के मैप को देखें, सॉरी, तो इंडिया का मैप इस प्रकार से अपने क्या बनता है, इंडिया का नक्शा बनता है। अब देखो नक्शा जो है इसमें इस साइड क्या है, अरब सागर, और इस साइड क्या है,
बंगाल की खाड़ी। बिना श्रीलंका के इंडिया का नक्शा भी अधूरा लगता है ना। ये यहाँ पे क्या है अपने श्रीलंका। अब देखो जो बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, अपने बोला था कि जो विभाजन रेखाएं हैं उनका अपन ने चर्चा किया था कि एक तो क्या है अपना हिमालय, ये तो क्या है हिमालय पर्वत, ठीक है। यहाँ पे जो पर्वत आता है उसको बोलते हैं अराकनियोमा। क्या बोलते हैं? अराकनियोमा, जिसका विस्तार यहाँ पे भी है। उसके बाद में अपने राजस्थान में कौन सी पर्वतमाला है? ये अरावली, ठीक है। अरावली के नीचे एमपी में कौन सी फैली हुई है? विंध्याचल। वहां से कौन सी आ रही है? सतपुड़ा। और सतपुड़ा के नीचे कौन सा पर्वत है? पश्चिमी घाट पर्वत। ये राजस्थान में जल विभाजक का काम भी करते हैं और ये अवरोध का काम भी करते हैं। देखो अब यहां से जो शाखा आती है, अब मैं इससे डायरेक्ट पेन से मेंशन करूंगा, एक लिखते समझ जाना आप। जो अरब सागर मानसून है, इनको थोड़ा दूर लिखे तो क्या दिक्कत है अरब सागर को। तो अरब सागर जो ये मानसून है, ठीक है, यहां से जो हवाएं चलती है और जो हवाएं आके इस क्षेत्र से टकराती है, ये जो शाखाएं हैं इनको कौन सी नाम की दिया गया है? पश्चिमी घाट, क्योंकि इस पर्वत का नाम क्या है? पश्चिमी घाट। और इस पश्चिमी घाट जो पर्वत है, इसकी पूर्वी जो पश्चिमी ढलान है, इस पे खूब बरसात करते हैं। और पीछा वाला जो क्षेत्र है वो इसमें क्या जाता है? पश्चिमी घाट की वृष्टि छाया क्षेत्र में, वहां बादल छाए रहते हैं लेकिन बरसात नहीं होती है। दूसरी जो अरब सागर की शाखा है, दूसरी जो अरब सागर की शाखा है वो यहां से निकलती है। अरब सागर की तो सारी शाखाएं आएगी और वो गति करती हुई इस वाले एरिया में, और यहाँ पे जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, नागपुर की पहाड़ियां, वहां पे क्या करती है? बरसात। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? नागपुर वाली शाखा। तीसरी जो शाखा है वो क्या है? यहीं से निकलती है और गति करती हुई, उस पर कोई अवरोध नहीं होता और वो कहाँ चली जाती है? हिमाचल प्रदेश तक। और इसको कौन सी शाखा दी गई है? हिमाचल शाखा। मैंने बोला था हिमाचल में वहां पे क्या करती है? ये बरसात करती है। इसी प्रकार जो बंगाल की खाड़ी है, यहां से भी क्या होती है? मानसून प्रवाहित होता है। मैं इसको थोड़ा दूर लिख देता हूं ताकि तुम्हारी समझ में अच्छे से आ जाए। मैं बंगाल की खाड़ी। अब देखो ये जो मानसून है ये चलता है इस प्रकार से गति करता है, लेकिन जैसे ही इसके आगे अवरोध आता है अराकनियोमा, तो ये जो मानसून इससे टकरा के वापस इसकी गति क्या हो जाती है? इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं, कीपाकार पहाड़ियां, उनमें टकराकर जो शाखा रुक जाती है, उस शाखा को तो क्या नाम दिया गया है? पूर्वी हिमाचल शाखा। इन पहाड़ियों में टकराने की वजह से जो शाखा यहीं पे रुक जाती है उसको क्या नाम दिया गया है? पूर्वी हिमालय शाखा। और एक शाखा जो बिना टकराए सीधी चली जाती है, ये वाली, उत्तर के विशाल मैदान बारिश करती हुई, ये इस क्षेत्र में क्या करती है? बारिश करती है। और इस शाखा को क्या नाम दिया गया है? तो राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान के संदर्भ में दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसकी दो ही शाखाएं काम आती है। एक तो है अपने हिमाचल शाखा और दूसरी अपने काम में जो आती है उत्तर का विशाल मैदान शाखा। आई होप आपको जो ये मानसून का कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। पवनों की गति ये सब जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें मानसून टॉपिक आएगा, उस पर अच्छे से क्यों इनकी डायरेक्शन ये है, क्योंकि मानसून जून में आता है, जून में सूर्य उत्तरायण में होता है, 21 जून को लगभग उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म दिन होता है, तो वहां पे टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने के कारण ये जो एरिया है इसमें क्या होता है? निम्न एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर अर्थात निम्न वायुदाब होता है, तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करने लगती है। और हवाओं की जो है जो थार का मरुस्थल है वो भी निम्न टेम्परेचर का पॉइंट होता है, इस वजह से भी हवाओं को क्या करता है? आकर्षित करता है, मानसून को आकर्षित करता है। इस प्रकार से बहुत सी चीजें हैं जो अपन जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब इस पे और विस्तार से। राजस्थान के संदर्भ में इतना ध्यान रखना है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो शाखा है ग्रीष्म ऋतु में संपूर्ण वर्षा इसी से होती है। इसको दो शाखाओं में बांटा गया है। अरब सागर से जो इंडिया में एंटर करती है उसको अरब सागरीय शाखा, और बंगाल की खाड़ी से जो एंटर करती है उनको बंगाली खाड़ी शाखा। अरब सागरीय शाखा राजस्थान की इसको तीन भागों में बांटा गया है। पश्चिमी घाट पर टकराकर जो बरसात करती है उसको पश्चिमी घाट शाखा, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य नागपुर वाले एरिया में जो बरसात करती है उसको नागपुर शाखा, और अरावली पर्वतमाला की जो समानांतर निकल जाती है हिमाचल वाली
उसको क्या बोलते हैं, हिमाचल शाखा। वही बंगाल की खाड़ी से जो एंटर करती है, एक पूर्वी हिमालय में बरसात करती है तो उसको पूर्वी हिमालयी शाखा, और उत्तर के विशाल मैदान बरसात करती हुई राजस्थान तक पहुंचती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो उत्तर का विशाल मैदान की शाखा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है अपन अगले पेज में देखेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं तो दो शाखाएं हैं। एक तो है हिमाचल शाखा, ठीक है, और दूसरी है उत्तर का विशाल मैदान शाखा। ये दो शाखाएं। हिमाचल शाखा, इसके संदर्भ में बात करते हैं तो पहला जो इसके संदर्भ में पॉइंट आता है, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाली शाखा। क्या इससे बरसात होगी? नहीं, क्योंकि अरावली के समानांतर होने के कारण राजस्थान में वर्षा नहीं करती है, ठीक है। अब जो उत्तर की विशाल मैदान शाखा है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करने वाली शाखा। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या गया है। पूछा गया कि राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाली शाखा कौन सी है, तो अरब सागरीय मानसून की हिमाचल शाखा। और अगर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो वो है उत्तर के विशाल मैदान की शाखा, अब बंगाली खाड़ी की उत्तरीय विशाल मैदान की शाखा। अब राजस्थान के जो विषय में ये इसका जो कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जो वर्षा का वितरण है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ये अपना राजस्थान हो गया। अब राजस्थान में अपन अरावली को लोकेट करें तो ये अपने ये क्या हो गई, अरावली। ये क्या हो गई अपनी अरावली। अब जो राजस्थान है उसमें अगर अरब सागरीय मानसून की दिशा पूछे तो अरब सागर मानसून यहां से प्रवेश करता है और इस दिशा में गति करता है, अर्थात राजस्थान के किस भाग से प्रवेश करता है, और इसकी गति कौन सी है, तो गति की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर
पूर्व की ओर, ये इसकी क्या होती है, गति होती है। यही अगर अपन बंगाल की खाड़ी वाले जो मानसून है उसकी बात करते हैं, तो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो राजस्थान के हाड़ौती और इस एरिया से क्या करता है, एंटर करता है, और इस एरिया से एंटर करने के बाद वो पूर्वी राजस्थान में क्या करता है, बरसात करता है। तो बंगाल की खाड़ी शाखा राजस्थान के किस भाग से, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से क्या करती है, प्रवेश करता है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी भाग से क्या करता है, प्रवेश करता है। प्रवेश करता है तो इसकी गति क्या होगी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर क्या करता है, गति करता है। अब पश्चिमी राजस्थान अरावली की किस में आता है, बंगाल की खाड़ी शाखा के मरुस्थल किस में आता है, यहां लिख देता हूं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश इस शाखा के किस में आता है, वृष्टि छाया प्रदेश में। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश इस शाखा के लिए, शाखा अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश ऐसा प्रदेश जो किसी पहाड़ के अवरोध के कारण उसमें ओनली बादलों की क्या होती है, छाया होती है, बादल रहते हैं लेकिन बरसात नहीं होती, क्योंकि बरसात पहले ही बार बरस चुके होते हैं, बादल आगे ट्रेवल करते हैं, तो खाली बादल आगे ट्रेवल करते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में राजस्थान में अगर वर्षा का वितरण देखें, ये अपना राजस्थान हो गया। ठीक है, इस राजस्थान में अगर अपन वर्षा का वितरण देखें तो इस दिशा में अगर अपन चलते हैं, दक्षिण पूर्व से इस दिशा की ओर गति करते हैं, इस दिशा की ओर, तो ये क्या है, बरसात को, ब्लैक वाली जो रेखा है वो बरसात को किसको, ब्लैक रेखा किसको दर्शाती है, वर्षा के घटते क्रम को। अर्थात जैसे जैसे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो वर्षा कम होगी, अर्थात दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलने पर वर्षा कम होती जाती है। वही अगर राजस्थान में वर्षा का बढ़ता क्रम पूछे तो इसका उल्टा, अर्थात उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलने पर वर्षा बढ़ती है, अर्थात वर्षा की जो मात्रा है वो बढ़ती है। अब राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम वाला, अब एक इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि न्यूनतम वर्षा वाला स्थान राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में होगा और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम भाग में होगा। तो राजस्थान का जो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है
कौन सा होगा, यहाँ पे जो क्षेत्र है, और वो क्षेत्र कौन सा है, सम, और किस जिले में है, जैसलमेर में। ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा देखें, सॉरी न्यूनतम वर्षा वाला जिला देखें, तो वो जिला भी कौन सा होगा, पश्चिमी, और वो भी कौन सा है, जैसलमेर। अब अगर यही फैक्ट अपन सर्वाधिक के देखते हैं तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला वो कौन सा है, अपने झालावाड़। और स्थान कौन सा है, स्थान आप सबको पता होगा, माउंट आबू, माउंट आबू। आई होप आपको ये जो चीजें हैं, और बंगाल की खाड़ी सागर राजस्थान से कहाँ प्रवेश करती है, तो राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश कहाँ से करती है, झालावाड़ जिले से। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आई होप आपके जो आज जो ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, इसके कुछ फैक्ट और बचे, उनके ऊपर अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आई होप आपका जो कंसेप्ट है मानसून, भारतीय मानसून, उसकी शाखाएं और वो कैसे कैसे एंटर होती है, ये सब चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।